हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक जो है वो जब न्यूज़पेपर में हमने खबर देखी तो बहुत ही चौंकाने देने वाला था। कैसे था? अभी तक आप लोगों ने ब्रेक्जिट के बारे में सुना था कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। अब ये बात हो रही है हग्जिट की, मतलब जो हंगरी है वो भी यूरोपियन यूनियन से अलग होने की बात करती है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा न्यूज़पेपर कह रहे हैं, मीडिया कह रहे हैं। और उसके अलावा हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया गया और न्यूज़पेपर में हेडलाइन में पब्लिश हुआ। तो क्या धीरे धीरे इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन ब्रेक होता जाएगा? क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, जब यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था उस समय यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज थे, 28 देश हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद ब्रेक्जिट हो गया, ब्रिटेन बाहर हो गया और प्रेजेंट टाइम में 27 कंट्री जो है वो यूरोपियन यूनियन में है। तो क्या ये 27 का जो आंकड़ा है वो 26 में कन्वर्ट हो जाएगा? तो क्या ये मुद्दा, क्यों यहाँ के जो पीएम है, हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो क्यों यूरोपियन यूनियन से सेपरेट होने की बात कर रहे हैं? तो ये पूरा टॉपिक आज हमें समझना है, डिटेल में समझना है। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर देंगे जिससे आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी जुड़ सकें और इस पूरे वीडियो को समझ सकें, इस पूरे टॉपिक को समझ सकें। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप की 27 कंट्रीज़ का एक संगठन है, एक यूनियन है, और किस तरीके से धीरे धीरे इसमें कंट्रीज़ एड ऑन हुई। और जो आपका हंगरी है, वो हंगरी जो है वो 2004 मतलब 2004 में यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ, क्योंकि इसके पहले यूएसएसआर का हिस्सा था और फिर यूएसएसआर से ये डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद 2004 में यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ। ये यूरोपियन यूनियन है क्या, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करें तो यूरोप की 27 कंट्रीज़ का ये एक ग्रुप है। जैसे अगर हम बात करें हमारा भारत भी एक यूनियन है, एक संघ है। कैसा संघ है? 28 स्टेट, 28 राज्यों का एक संघ है जिसकी एक गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट है जहाँ पे पीएम है, प्रेसिडेंट है, और जो हमारे 28 राज्यों के लिए कानून बनाते हैं, उसमें सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के काम करते हैं, पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। वैसे ही 27 कंट्रीज़ का एक संगठन है जिसको हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। और ये भी एक कॉमन गवर्निंग बॉडी की तरह काम करता है। इसमें भी पार्लियामेंट होती है, सेशन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, और जो कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का काम करती है। किस तरीके से हमारे फॉरेन ट्रेड्स होंगे, किस तरीके से दूसरी कंट्री के साथ हम व्यापार करेंगे, है ना, हमारी करेंसी क्या होगी। तो ये सारी बातें इस यूरोपियन यूनियन के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। आप इसको मोटे तौर पे ऐसा देख सकते हैं। अगर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक फाउंडिंग मेंबर की तरह था, लेकिन 2020 में ब्रेक्जिट जब आया तो ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम का जो हिस्सा है ब्रिटेन, वो बाहर हो गया था यूरोपियन यूनियन से। अगर हम इसकी बात करें तो यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1993 में होता है। 1 नवंबर 1993 में इसका गठन होता है। और इसकी जो कैपिटल है या जिसका जो हेडक्वार्टर है, आप देख सकते हैं यूरोप का एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम, और बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स जो है वो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। ये इतना अच्छा काम करता है, इतनी अच्छी पॉलिसी, ट्रेड, फॉरेन पॉलिसी, एक्सटर्नल अफेयर्स, स्पेस। देखो, आपने कभी नहीं सुना होगा कि जर्मनी या फ्रांस ने कोई स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया। आप हमेशा बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया गया। मतलब हर एक काम यूरोपियन यूनियन के नाम से होता है। तो नोबेल प्राइज़ भी इन्हें दिया जा चुका है 2012 में। 2012 में इसे यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज़ पीस के लिए भी दिया जा चुका है। ये था आपका क्या, यूरोपियन यूनियन। अब जैसे कि हमें कानून बनाना है, तो कानून कैसे बनता है? आप देखते हैं कि लोकसभा से बिल पास होता है, राज्यसभा से बिल पास होता है, प्रेसिडेंट साइन करते, तब वो चीज़ कानून बनती है ना। वैसे ही अब यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक संगठन है। कोई कानून बनाना है, कोई पॉलिसी बनाना है, किस तरीके से यूरोपियन यूनियन काम करेगा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। जैसे कि भारत का हमारा संविधान, वैसे ही लिस्बन ट्रिटी, तो लिस्बन ट्रिटी जो है वो इस यूरोपियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करता है। संविधान का गठन इसी ट्रिटी ऑफ लिस्बन से किया गया था और सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो सभी कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई किया था। और 13 दिसंबर 2017 को ट्रिटी ऑफ लिस्बन बना था, जबकि फोर्स में कब आया? 1 दिसंबर 2009 से। तो 2009 से जो है ट्रिटी ऑफ लिस्बन जो है यही संविधान की तरह काम कर रहा है यूरोपियन यूनियन के। तो हम सभी लोग भारत के संविधान को फॉलो करते हैं। अगर हम कोई बात भारत के संविधान की नहीं मानते, या हमारा पार्लियामेंट या हमारी लोकसभा, राज्यसभा या कैबिनेट का कोई मंत्री, जैसे कि अभी आपने देखा नारायण राणे
सुना होगा आपने, एक कैबिनेट मिनिस्टर है और इनको जेल हो गई। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे संविधान को नहीं मानेगा, उसकी इंसल्ट करेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? जैसे कि राज्य, केंद्र सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई और स्टेट गवर्नमेंट ने मानने से मना कर दिया, तो हम वो कहाँ जाएंगे? हमारे भारत में होता है एक सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही ट्रीटी ऑफ लिस्बन को जो फॉलो नहीं करते, तो यहाँ पर भी एक सुप्रीम कोर्ट है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, ये है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये सारी जो बॉडी दिख रही है, ये यूरोपियन यूनियन की बॉडी है। जैसे यूनाइटेड नेशन की बॉडी आपने पढ़ी होंगी, मैडम ने आपको पढ़ाई थी, ऋचा मैम ने, वैसे ही यहाँ पर आपको यूरोपियन यूनियन की बॉडी देखने को मिलती है। यूरोपियन कमीशन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यूरोपियन काउंसिल है, वैसे ही यहाँ पे है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो भी डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, ये सभी कहाँ पे सुने जाते हैं? यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुने जाते हैं। ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आगे का जो पूरा मुद्दा है, इन सारी चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, तो ये लिस्बन की जो ट्रिटी है, उस लिस्बन ट्रिटी में एक आर्टिकल नंबर 50 है। वो आर्टिकल नंबर 50 कहता है कि कोई भी कंट्री यूरोपियन यूनियन से सेपरेट हो सकती है। कोई भी कंट्री यूरोपियन यूनियन से सहमति से, पब्लिक की सहमति से सेपरेट हो सकती है। इसलिए यूनाइटेड किंगडम का जो हिस्सा था ब्रिटेन जो है वो ब्रेग्जिट मतलब यूरोपियन यूनियन से क्या हो गया? सेपरेट हो गया। आपको पता है 2020 की ये घटना है, काफ़ी चर्चा में रही थी। ठीक है, किससे हुआ ये ट्रिटी? जो ट्रिटी ऑफ लिस्बन का आर्टिकल नंबर 50 है, उससे ये सारा कार्यक्रम हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हंगरी में क्या हो रहा है। हग्जिट क्या है? हंगरी एग्जिट यूरोपियन यूनियन। ये कौन कह रहा है? विक्टर ऑर्बन कह रहा है। ये कौन है? ये हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं। हंगरी की कैपिटल की बात करें तो आप देख सकते हैं हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है। और हंगरी एक जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, मतलब इसकी की सारी बाउंड्रीज जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ लगती, मतलब कोई भी सी बाउंड्री नहीं है। तो हंगरी जो है वो यूरोपियन यूनियन से सेपरेट होने की बात किया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने किया, वहाँ की पब्लिक की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, बिना किसी लड़ाई झगड़े की। ये सब कैसे? तो ज़रा इसको हम ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पर इनका कहना क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ये जो हंगरी है। अब अगर मैं इस यूरोपियन यूनियन को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो ये हो जाएंगी आपकी, यहाँ पे आप समझें तो एक सेकेंड, ये देखिए, ये हो जाएंगी आपकी ईस्टर्न कंट्री और ये कहलाएंगी आपकी वेस्टर्न कंट्री। फ्रांस, जर्मनी, ये सभी आपका क्या है? इटली, स्पेन, ये सभी हैं आपकी वेस्टर्न कंट्री यूरोप में। और ईस्टर्न हिस्सा क्या हो जाएगा? पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ये सभी हो जाएंगे ईस्टर्न। तो यहाँ पे ईस्टर्न का लोगों का कहना है कि जो वेस्टर्न कंट्री है यूरोपियन यूनियन की, ये बहुत ज़्यादा ओपन हो चुकी हैं। ओपन हो चुकी मतलब बहुत ज़्यादा लिबरल हो चुकी हैं, इनके लिए कानून की कोई वैल्यू नहीं है, सब कुछ बहुत ज़्यादा ओपन है। क्योंकि कुछ समय पहले यूरोपियन यूनियन ने LGBTQ जो कम्युनिटी होती है उसको भी इन्होंने कुछ राइट्स देने की बात की थी। तो हंगरी का कहना है कि नहीं, ये हमारी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, हम क्रिश्चियन विचारधाराओं का समर्थन करते हैं और हम LGBT कम्युनिटी को जो है वो कोई भी रेफरेंस नहीं दे सकते, इनको हम मान्यता नहीं दे सकते, ऐसा हंगरी का कहना है। हंगरी तो छोड़ो, पोलैंड के बारे में सुन लो। पोलैंड भी तो पड़ोसी ही एक तरीके से। पोलैंड ने तो यहाँ पर पोलैंड की जो कुछ कंट्रीज़ हैं, पोलैंड की कुछ सिटीज़ हैं, उन्होंने तो एंटी LGBTQ डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे यहाँ कोई भी LGBT नहीं है और हमारे यहाँ कोई भी LGBT कम्युनिटी लोगों के लिए हम कोई प्रेफरेंस, कोई मान्यता नहीं देते हैं, उनको कोई रेफरेंस नहीं देते। जबकि हम भारत की बात करें तो भारत तो LGBT कम्युनिटी के लिए अलग से, आपको पता है ना, ट्रांसजेंडर्स के लिए अब अलग से कानून है, उनको भी अलग से मान्यता है, उनको भी राइट्स दिए गए हैं। ये भारत की बात है। तो यहाँ पे ईस्टर्न लोगों का कहना है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का कहना है कि वेस्टर्न लोग जो है बहुत लिबरल हो गए, इनको कानून की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो हंगरी का कहना है कि कानून की कोई वैल्यू नहीं है और हम जो है वो क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन की विचारधारा है, उनको समर्थन करते हैं, इसलिए हम आपकी यूरोपियन यूनियन की इस पॉलिसी को मानने से हम मना करते हैं, ऐसा इनका कहना है। साथ ही साथ हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ समय पहले एक बिल पास किया था। वो बिल ये कहता था कि जो 18 से नीचे चाइल्ड है, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके सिलेबस में, उनको इंटरनेट में ऐसा कुछ भी सेक्सुअली जो इंफॉर्मेशन होती है या जो सेक्सुअली जानकारी होती है वो नहीं देंगे, जिससे वो कभी ये बात समझेंगे ही नहीं कि LGBT क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये मतलब सेक्सुअली उनका एजुकेशन देने की बात यहाँ पे मना की थी। किसने? हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने। तो यही मुद्दा जो है वो यूरोपियन यूनियन में अभी गरमाया हुआ है। और फिर उसके बाद हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हम LGBT कम्युनिटी को मान्यता नहीं देंगे, अगर चाहो आप तो हम यूरोपियन यूनियन से सेपरेट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये बात किसने कही? हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कही। अब ये LGBT क्या होता है, तो LGBTQ क्या होता है, अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सारी बातें आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगी। LGBT तो एक अम्ब्रेला टर्म है। L का मतलब होता है लेस्बियन, G का मतलब होता है गे,
बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर और क्यू का मतलब होता है क्वेश्चनिंग। मतलब एल लेस्बियंस मतलब कि कोई लड़की का अट्रैक्शन किसी लड़की के लिए है। गे का मतलब किसी लड़के का अट्रैक्शन किसी लड़के के लिए है। बाइसेक्सुअल मतलब जिसका अट्रैक्शन लड़का और लड़की दोनों के साथ है। ट्रांसजेंडर्स मतलब दिखने में वो बॉय हैं लेकिन उनके फीचर्स फीमेल की तरह हैं। और क्यू मतलब क्वेश्चनिंग या क्यूअर, जो अभी नहीं समझ पाए हैं कि वो किसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, क्या फीचर्स है, मतलब कंफ्यूज्ड है। तो ये LGBT कम्युनिटी कहलाती है। तो इनको यूरोपियन यूनियन ने मान्यता दी, जबकि हंगरी जो है इस बात का विरोध करता है। और जबकि यूरोपियन यूनियन की जो लिस्बन ट्रीटी है वो ये कहती है अगर यूरोपियन यूनियन के द्वारा कोई कानून बनाया गया तो यूरोपियन यूनियन की जितनी कंट्री हैं सभी में वो कानून अप्लाई होगा। लेकिन हंगरी ने इस कानून को मानने से मना कर दिया। जब हंगरी ने इस कानून को मानने से मना कर दिया तो जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं या केंद्र सरकार कोई पॉलिसी बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट उस पॉलिसी को मानने से मना कर दे तो कहाँ जाता है मुद्दा? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसलिए मुद्दा जो है वो यूरोपियन कोर्ट में चला गया। और यूरोपियन कोर्ट में जो ट्रीटी ऑफ लिस्बन का आर्टिकल नंबर 7 है, आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि आपको यूरोपियन यूनियन की बातें माननी पड़ेंगी। अगर आप नहीं मानते तो आप पे कुछ केसेस होंगे, आपकी कुछ जो पॉलिसीज़ हैं या आपके जो कुछ फंड है वो सब रिलीज़ नहीं किया जाएगा, आप पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाएगा, आपकी चीज़ों पे बैन लगा दिया जाएगा। ऐसा आर्टिकल नंबर 7 में लिखा है। मतलब यूरोपियन यूनियन के कानून को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन हंगरी तो मान नहीं रहा है। तो हंगरी ये कह रहा है कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। हम क्या कराएंगे? जनमत संग्रह कराएंगे। क्या कराएंगे हम? जनमत संग्रह कराएंगे। मतलब रेफरेंडम हम कराएंगे। इसमें लोगों से पूछा जाएगा कि क्या ये बातें सही हैं, हमें क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करना चाहिए, सेक्सुअल जो एजुकेशन है वो 18 साल से कम बच्चों को नहीं देना चाहिए, LGBT जैसे कोई कम्युनिटी नहीं होना चाहिए। जब बच्चों में सेक्सुअल एजुकेशन नहीं होगा तो वो इस तरफ नहीं सोच पाएंगे कि उनका अट्रैक्शन किसके लिए है। तो इसके लिए हम क्या कराएंगे? यहाँ पर एक पब्लिक ओपिनियन कराएंगे और लोगों का देखेंगे। तो पब्लिक ओपिनियन कराने से PM को कुछ फ़ायदे होंगे। कैसा फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा, ये जो PM है अभी 2021 में ही यहाँ पर इलेक्शन भी है। तो एक ओपिनियन लेने से प्राइम मिनिस्टर को कुछ फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि अभी 2021 में ही यहाँ पे हंगरी में क्या है? इलेक्शन है। तो इस इलेक्शन में उनको ये पता चल जाएगा, ये वापस से तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन में खड़ा होने की, तो इनको ये पता चल जाएगा कि पब्लिक हमारे साथ है या नहीं। पहला फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा होगा कि इनकी बात भी रह जाएगी कि LGBT कम्युनिटी को हमें प्रेफरेंस नहीं देना है, उनके कोई राइट्स नहीं है, या फिर बच्चों में सेक्सुअल एजुकेशन नहीं देना है जिससे वो समझ ही ना पाएँ कि उनका अट्रैक्शन किसके लिए है। ये भी इनको पता चल जाएगा। और अगर पब्लिक ओपिनियन इनको मिलता है तो इसी पब्लिक ओपिनियन के आधार पर आर्टिकल नंबर 50 का यूज़ करके हंगरी जो है यूरोपियन यूनियन से ईजिली सेपरेट भी हो जाएगा। तो इससे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कुछ फ़ायदे होंगे। लेट्स सी अब क्या आता है पब्लिक ओपिनियन में, किस तरीके से ये मुद्दा होता है, क्या ये एग्जिट हो पाएगा या यूरोपियन यूनियन 27 में हो पाएगा या नहीं, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतनी बात है। और आज का एक क्वेश्चन ऑफ द डे, इन विच ईयर डिड हंगरी ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन? हंगरी ने कब यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया? आपका जो भी आंसर है आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के बर्निंग इशू को जानने के लिए जुड़िएगा हमारे साथ 1 PM। मैं आपके साथ जुड़ती हूँ TTS मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो जुड़ना नहीं भूलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे एंड टेक केयर।